नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रणभूमि स्पेशल में आपको बताएंगे दुनिया भर के उन रण क्षेत्रों के बारे में, उस मोर्चों के बारे में जहां पर आग बहुत ज्यादा सुलग रही है। आज रणभूमि स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस यूक्रेन जंग में और भीषण मोड़ ले लिया है, कैसे यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर अटैक करने के बाद रूस बहुत ज्यादा भड़क गया है और रूस अब इस जंग में अपनी तैयारियों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रणभूमि स्पेशल पर हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए रणभूमि स्पेशल में। कौन सी 5 बड़ी खबरें होंगी आपके लिए। सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया और अब यह युद्ध और तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर होगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास अब व्लादिमीर पुतिन से उठता जा रहा है, उनका सब्र टूटता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि रूस भी बड़े अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तीसरी बड़ी खबर होगी इजराइल और गाजा को लेकर कि कैसे अब इजराइल के ये अटैक भीषण होते जा रहे हैं, कैसे अब इजराइल भी गाजा के साथ साथ यमन में और बाकी इलाकों में बड़े अटैक्स कर रहा है। चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे इस समय ताजा हालात बने हुए हैं। फ्रांस की खबर के बारे में भी आपको बताएंगे और इसके अलावा हम आपको एक खबर बताएंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े अटैक के अंदर, आतंकवादी गतिविधियों के अंदर पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के 19 जवान मारे गए हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस रण क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है और हमारे साथ इन बड़ी खबरों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़े होंगे जो हमें बताएंगे आखिरकार क्या चल रहा है रूस यूक्रेन की जंग में, और इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे साथ मेजर जनरल, माफ कीजिएगा, संजय मेस्टन भी जुड़े होंगे जो हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वक्त इजराइल और गाजा में भीषण जंग जारी है, लेकिन इसी बीच कैसे दुनिया के तमाम बड़े रण क्षेत्र में भी जंग का आगाज हो चुका और कैसे यहां पर आग सुलगती जा रही है। इन तमाम बड़ी खबरों पर विश्लेषण के लिए हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताते हैं वो बड़ी खबर, वो ताजा खबर जो रूस और यूक्रेन की जंग से आ रही है। इस समय रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस समय यूक्रेन न सिर्फ ऑयल रिफाइनरी पर बल्कि यूक्रेन लगातार रूस के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक कर रहा है। ऐसे ही में ही एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने कई इलाकों में यूक्रेन की तरफ से अटैक किए गए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस पे सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर, कृषिया ऑयल रिफाइनरी पर बड़े अटैक्स किए हैं। यूक्रेन के इस हमले में कृषि ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर धावा बोला है। 3 बड़े ड्रोन अटैक्स किए गए हैं जिनमें 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है। Я ебал. रूस यूक्रेन जंग की आग अब और भड़क उठी है। युद्ध के मैदान में मौत का नया रास्ता खुल गया है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने नई चाल चली, ऐसी चाल जिससे खार्किव का कुपियांस्क जिला रूसी सैनिकों के राडार पर आ गया। यूक्रेन का कुपियांस्क शहर रूसी सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसी दूरी को पाटने के लिए रूसी सैनिकों ने पाइपलाइन का सहारा लिया। रूसी सैनिक 4 दिन तक उसी पाइपलाइन के अंदर पहियों वाली बेंच और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चलते रहे। बीच बीच में आराम किया और फिर सीधे पहुंच गए यूक्रेन के कुपियांस्क, जहां रूसी ड्रोन पायलट अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। ये जंग का नया चेहरा है। रूसी ड्रोन पायलट तैनात हैं और शहर पर मंडरा रहा है खतरे का साया। यूक्रेन के सुमी में रूसी बमबारी में 3 मासूम मारे गए, लेकिन यूक्रेन ने सुमी में रूस को रोका, पीछे धकेल दिया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सुमी में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन ने रूस की रीढ़ कही जाने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा वार किया है। रूस के तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा दी। रूस के काला सागर के किनारे स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे पहली बार रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल को ठप कर दिया। ये हमला सिर्फ बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि रूस की आर्थिक ताकत यानी तेल एक्सपोर्ट पर चोट है। ये बंदरगाह रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में स्थित है और देश के तेल निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की ने कीव में अमेरिकी दूत केलॉग से मुलाकात की। जेलेस्की ने कहा, अमेरिकी दूत कीथ केलॉग के साथ बैठक के दौरान वाशिंगटन के साथ साझा हथियार उत्पादन विकसित करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की। इससे पहले 10 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। रूसी सेना ने 415 ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने इनमें से 380 ड्रोन गिरा दिए, जिनमें से 250 ईरान में बने शाहेद ड्रोन थे। इस बीच मॉस्को में 7 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। रूस ने साफ कहा है कि शांति वार्ता यूरोप ने रोक दी। इधर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो पुतिन को लेकर अपना सब्र खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा धैर्य खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें 2 लोगों की सहमति जरूरी है। जब पुतिन तैयार थे तब जेलेस्की नहीं थे, और जब जेलेस्की तैयार थे तब पुतिन नहीं मान रहे। इसलिए अब हमें बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। ऐसे में रूस यूक्रेन की जंग उस अंधेरी सुरंग की तरह है जिससे उम्मीदों की रोशनी फिलहाल नहीं दिखती। घातक हथियार बोल रहे हैं और शांति खामोश है। आज तक ब्यूरो। हमने आपको रणभूमि स्पेशल में ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई जो आपको बयां करेगी कि रूस और यूक्रेन की जंग कैसे भीषण होती जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे अब यूक्रेन भी रूस पर बड़े पलटवार कर रहा है, उसी से जुड़ी एक खबर आपको बता दे कि रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़े अटैक्स किए हैं। 3 दिन में ये तीसरा बड़ा हमला है जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। बता दें आपको कि यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से एक कृषि ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के इस हमले में कृषि ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान भी पहुंचा है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर धावा बोला है। रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन, और खास तौर पर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े अटैक्स कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दे कि अब रूस भी तैयारियां कर रहा है। रूस ऐसी कोशिश में है कि वो ना सिर्फ कीव के ऊपर बल्कि नाटो देशों पर भी बड़े अटैक्स कर सके। रूस ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। बड़ी खबर यह कि रूस ने बेलारूस के साथ एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिसमें रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ उड़ान भरी है। अपने टारगेट को निशाना बनाया। बेलारूस के साथ रूस ने इस युद्ध अभ्यास को ज़ेपेड 2025 का नाम दिया है। रूस ने MiG-31 फाइटर जेट से बेहद मारक हाइपरसोनिक मिसाइलें किंजल से लैस अपने लक्ष्य को भेजती नजर आई, और इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि रूस अब यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से बड़े हमले कर सकता है, और ये सारी तैयारियां बेलारूस के साथ की जा रही हैं। और देखिए, हमने आपको बताया कि जमीनी तौर पर कैसे रूस तैयारियां कर रहा है, लेकिन अब रूस समंदर के रास्ते भी बड़े अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है, और सीधे तौर पर उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ऑस्ट्रिक मिसाइलों का। ऑस्ट्रिक मिसाइलें वो जो इस समय रूस बहुत तेजी से जिनका प्रोडक्शन कर रहा है। और खबर यह आ रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि रूस ने अपनी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ऑस्ट्रिक का परीक्षण किया है। रूस ने कोरल द्वीप के पास समंदर में सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ऑस्ट्रिक से 217 मील दूर लक्ष्य को तबाह किया है। रूस ने इस
परीक्षण को नाटो देशों और अमेरिका को भी एक बड़ा संदेश दिया है और दिखाया है कि कैसे अब ऑस्टिंग मिसाइल की न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, बल्कि जमीन से, आसमान से और समंदर से इसको टारगेट को अचीव करने के लिए रूस लगातार बड़े टेस्ट कर रहा है। और लगातार इन बड़े अपडेट के साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, एक तरफ तो बात की जा रही थी कि देखिए रूस और अब यूक्रेन करीब आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कोशिश की गई वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों को युद्ध शांत करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन जमीनी तौर पर जब हम देख रहे हैं तो उल्टा ही दिख रहा है, यहां तो युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा ये कंसोलिडेशन फेज है। अब जैसे ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर ऐसे लग रहा है कि जब जेलेंस्की तैयार थे तो तब पुतिन नहीं थे, और जब पुतिन तैयार है तो जेलेंस्की तैयार नहीं। यानी कि अब ये कंसोलिडेशन फेज है, युद्ध समाप्त होने के काफी नजदीक है। लेकिन हर कोई और खासकर पुतिन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो नाइपर रिवर के साथ साथ ले ले, अपना कंसोलिडेट कर ले, तो उन्हें फायदा होगा, जिसमें उन्हें तकलीफ हो रही है। क्योंकि अगर हम देखें कि किस प्रकार से डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, जापोरिजिया में, खेरसॉन में अब वो कोशिश करे, खार्किव में, सूमी में वो अपना ये वर्चस्व करने के लिए, लेकिन डोनेट्स्क में भी उनको तकलीफ हो रही है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन भी सोचता है कि अगर हम सीज फायर या युद्ध समाप्त करें तो कम से कम बराबर की टक्कर ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि यूक्रेन बिल्कुल ही बैकफुट पर दिखे। उसके मद्देनजर ये कंसोलिडेशन फेज है सुमित। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़ाई समाप्त होगी, चाहे वो हाइपरसोनिक का टेस्ट करें या फिर सुपरसोनिक मिसाइल्स दिखाने की कोशिश करें, बेलारूस के साथ एक्सरसाइज करें, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि कौन जो जब बातचीत और वार्तालाप शुरू होंगे, किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। पुतिन की स्थिति मजबूत है, वो उतनी नहीं है जिस प्रकार से यूक्रेन ने पलटवार करके जो उनके ऑयल रिफाइनरीज को मारा है, उससे जरूर कहीं ना कहीं झटका लगा है रूस को। और इसीलिए कीव के ऊपर भी इतना भारी जबरदस्त जो है प्रहार किया है पुतिन ने। ये साफ दर्शाता है कि कंसोलिडेशन फेज है, लड़ाई समाप्त होगी, लेकिन किसके हक में जाएगी। पुतिन सोचते हैं कि उन्होंने अपना हक जो है, खासकर ये जो चार ये देखना होगा। बिल्कुल सर। सर हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान, बिल्कुल सर हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सर, अभी अगर देखा जाए कि शुरू से देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो मान गए, लगातार यूक्रेन को प्रेशराइज करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार लगता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, रिजॉल्व हो रही है, युद्ध शांत होगा, लेकिन तुरंत नाटो की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि फिर दोबारा से ये युद्ध भड़क जाता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बातचीत के दौर के अंदर नाटो को जो निग्लेक्ट किया जा रहा है वही सबसे बड़ा कंसर्न है कि नाटो को आपको फ्लोर फ्रंट पर रखना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा, तभी ये युद्ध शांत होगा? बिल्कुल सुमित, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है कि 2 स्टेप फॉरवर्ड और उसके बाद 1 स्टेप बैकवर्ड, ये इस प्रकार की स्थिति चल रही है। देखिए आज की तारीख में दो तो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, रशिया और यूक्रेन। और जो आपकी ये कमेंट्री शुरू में चल रही थी, बड़ी अच्छी शब्द थी कि शांति तो खामोशी में पड़ रखी है, टोटल खामोशी है, और हर तरह के यंत्र और वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड वेपन्स का। तो दो तो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इनके बिना तो ये युद्ध रुक नहीं सकता है। लेकिन दो और स्टेक होल्डर्स हैं, एक है अमेरिका जिसका बहुत ही बड़ा मुख्य रोल है, जिसने लीड रोल दिया है, लेकिन वो काफी हद तक अनसक्सेसफुल अभी रहा है। और कई बार उन्होंने देखिए भारत पे भी वो टैक्स लगा दिए थे 50%, और अब वो नाटो को भी बोल रहे हैं, यूरोपियन देशों को बोल रहे हैं कि आप भी रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिए तो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस अपने आप बढ़ जाएंगे, और साथ में ये चाइना के ऊपर आप 50 to 100% टैरिफ लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसलिए मैंने ये बोला है, ये यूरोप यूनियन या जो नाटो का सदस्य है उसमें भी वो भी एक स्टेक होल्डर होता है। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, बिना उनके क्या ये शांति हो सकती है? बिल्कुल मेरे को लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर उस स्टेक होल्डर को निग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा फंडिंग $160 बिलियन यूरोप यूनियन ने मिलकर की है। अब तो हथियार और बढ़ते जा रहे हैं इनके, और रशिया ये
यूनाइटेड स्टेट्स से फंडिंग आ रही है जिसका टोटल $130 बिलियन है। और ये दो कंट्रीज में सबसे आगे फंडिंग में है यूनाइटेड किंगडम $19 बिलियन और जर्मनी। तो कहने का मतलब है, देखिए साफ जाहिर है कि 4 स्टेक होल्डर्स में से बाकी 2 को भी लेना पड़ेगा। अभी नाटो को, ये सॉरी यूरोप यूनियन को निगलेक्ट किया जा रहा है, यूरोपियंस को। तो जब तक वो नहीं होगा, और इसीलिए आप देखिए ये पोलैंड में, सर देखिए यही बात मैं बोलूंगा, आपने पोलैंड का जिक्र किया, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आपने पोलैंड का जिक्र किया। तो बिल्कुल सर, मैं आपको एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं, फिर आपका दोबारा से रुक करूंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बतानी चाहिए, क्योंकि आपने पोलैंड का आपने जिक्र किया। पोलैंड को भी लगातार अभी खतरा सता रहा है कि देखिए रूस जिस तरीके से अपनी पोस्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से बेलारूस के साथ उसने एक्सरसाइज किया, और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि पोलैंड की सीमा के पास कलिंगराड में भी रूस ने बड़ी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब ये खबरें आ रही हैं कि इस्कंदर मिसाइल को पोलैंड की सीमा के नजदीक हाईवे पर तैनात किया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने अपने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें इस्कंदर को कलिंगराड के आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मिनट में ये पोलैंड की राजधानी वॉर्सो को निशाना बनाने में सक्षम है। यानी ऐसे में अगर रूस कभी भी चाहे, यानी अगर ये युद्ध का दायरा बढ़ता है, तो उसकी सबसे पहली जद में या तो बाल्टिक स्टेट्स आएंगे या फिर पोलैंड आएगा। और इसी वजह से बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास के दौरान ही रूस ने अब बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। और चलिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पोलैंड को खतरा है, रोमानिया को भी अब इस खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोमानिया भी इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि रोमानिया में भी रूस के ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे अब रोमानिया में भी अब रूस के ड्रोन देखे गए हैं, हवाई क्षेत्र में इनको इंटरसेप्ट किया गया है। हम आपको ये बता दें कि हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं कि रोमानिया के अंदर भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया। रोमानिया जो है वो नाटो का सदस्य देश है और यूक्रेन से उसकी लंबी सीमा लगती है। रूस ने ड्रोन पर नजर रखने के लिए रोमानिया से अपने 2 F-16 फाइटर जेट को अलर्ट भी कर रखा है। लेकिन अब ये खतरा जो है वो नाटो देशों पे भी बढ़ता जा रहा है। हमने आपको पोलैंड की खबर भी बताई, हमने आपको रोमानिया की खबर भी बताई कि कैसे अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में भी रूस के ड्रोन्स को देखा गया है। एक बार फिर से संजय मेस्टन सर का रुख करूंगा, माफ कीजिएगा सर आपको बीच में रोका, लेकिन अब ये जो खतरा है वो अब नाटो देशों पर भी बढ़ता जा रहा है। हमने पोलैंड की खबर भी बताई, हमने रोमानिया की खबर भी बताई। क्या आपको लगता है कि ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक अलर्ट है, इमरजेंसी है नाटो देशों के अंदर भी? बिल्कुल, देखिए ये पोलैंड और रोमानिया को जो आपने जिक्र किया उसमें कोई डाउट नहीं है, और इसीलिए पूरा नाटो चाह रहा है कि ईस्ट यूरोपियन डिफेंसिव शील्ड बनाने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड वो लाइन बनाना चाहते हैं। मतलब बेसिकली डिफेंस की मैं बोलूंगा ये कंसेप्ट है। साथ में ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, रूस भी बोलता है कि मैं बेलारूस के साथ डिफेंसिव एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर ग्राउंड की कुछ हकीकत देखी जाए सुमित, आज की तारीख में इस पूरे इलाके में ज्योग्राफिकली लोकेशन, क्योंकि आपने कलिनिंग्राड का भी मेंशन किया है, वो एक रूस की वीकनेस है, क्योंकि उसको डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। उसको लैंड कनेक्टिविटी के लिए ये जो एक स्वाल कॉरिडोर है बीच में जो पोलैंड और लिथुआनिया को मिलाता है, देखिए वो एक वल्नरेबिलिटी है पोलैंड और लिथुआनिया के लिए। उसको भी कैप्चर किया जा सकता है क्योंकि उससे रूसी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरफ में वहां पर ये जो यूरोपियन सेना है वो अपनी वहां पर डिफेंसिव बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये हालात इस प्रकार है। तो ये जो आपका एक सवाल उठाई था, ये शांति की तरफ क्या जा रहा है, देखिए अभी आज की तारीख में दोनों पार्टी प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। नेटो भी इसमें प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं और ये अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प भी। प्रेशर टैक्टिक्स क्या है? ऑन ग्राउंड, मैं अभी जमीनी लड़ाई में बोल रहा हूँ, वहां तो वीकनेस यूक्रेन की आपको पता है, तकरीबन 20% इलाका रूस के इलाके में है। लेकिन एरियल बैटल वॉरफेयर में दोनों पलड़ों का भारी बराबर है। और आज यूक्रेन एनर्जी रिसोर्सेज को टारगेट कर रहा है, जो आपने बाल्टिक सी में ये दिखाया, इनकी जो ये ऑयल रिफाइनरी है उसको टारगेट किया है। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट रूस बात करिए, जिससे प्रेशर टैक्टिक्स करके दोनों साइड एक स्टेज पे आए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। तो जैसे जनरल कुलकर्णी बोल रहे हैं कंसोलिडेशन स्टेज, लेकिन वही है, भारी मात्रा में हर तरह का प्रेशर चलेगा। उसके बाद देखते हैं ये लड़ाई कैसे फैन आउट होती है।
बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि एक दूसरे पर विश्वास की तो बहुत कमी देखी ही जा रही है, लेकिन एक दूसरे को कैसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं ये भी एक मेजर कंसर्न। अब तक हमने ऐसे युद्ध का ट्रेंड देखा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आप पिन पॉइंटेडली सिर्फ उन इकोनॉमिक जोन को टारगेट करें जो एक बैकबोन माने जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी भी बने हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, जैसे संजय मैशन सर भी बता रहे थे कि देखिए कंसोलिडेशन तो हो गया, 20% लैंड रूस क्लेम कर रहा है कि हम लेंगे, यूक्रेन कह रहा है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ऐसे में क्या कुछ निकल भी पाएगा या फिर ये दोनों देश ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे और ऐसे ही एक तरीके से यूक्रेन तबाह हो जाएगा? सुमित, जैसे जनरल मैस्टन बता रहे थे, देखो तबाही ये जो हिस्टोरिकली जो है यूक्रेन का आइडेंटिटी, यूक्रेन के ऊपर जोर और जिस प्रकार से पोलैंड के पास गया, फिर रूस के पास आया, किस प्रकार से सोवियत यूनियन ने उसके ऊपर कब्जा किया, किस प्रकार से यूक्रेन की जरूरत रूस को है और नाटो का एक्सपेंशन ना हो, इसको देखते हुए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पोलैंड ने बार बार कह रहा है कि ये जो ड्रोन्स आए हैं उनके इलाके में या फिर रोमानिया के इलाके में, ये एक साजिश के तौर पर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूस चेक करने की कोशिश कर रहा होगा, आजमा रहा होगा कि क्या ये देश तैयार है। अगर कल नाटो अचानक कहीं हमला करता भी है तो इनकी तैयारी कितनी है, उस तैयारी से पता चलता है कि इनका जो एयर डिफेंस है कमजोर है, क्योंकि इनके ड्रोन आ रहे हैं और उनके हवाई जहाज लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एयर डिफेंस की कमजोरी साफ दर्शा रही है पोलैंड की। और पोलैंड भी नहीं चाहता है युद्ध में लड़े, लेकिन अब पोलैंड ये कह रहा है कि हम अपने जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में भेजेंगे। अगर वो सोच रहे हैं हम यूक्रेन में भेजेंगे या ड्रोन्स को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस फेज में जाने का लग रहा है, कहीं ना कहीं डर है कि, लेकिन रूस भी जानता है कि कहां तक आजमाना है। रूस क्या कह रहा है बार बार, ये गलती से हुआ है या उसकी काबिलियत नहीं थी या कहीं पर जाम हो गया इसलिए ये ड्रोन चले गए। तो पोलैंड का कहना है नहीं ये हमारे को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है युद्ध ज्यादा फैलेगा या ज्यादा इसका, क्योंकि रूस भी जानता है कि उसकी क्षमता। बिल्कुल सर कुलकर्णी सर माफ कीजिएगा, आपको बीच में वक्त की कमी है। कुलकर्णी सर आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप रणभूमि देखते रहिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे अब गाजा में भी इजराइल का बड़ा युद्ध जारी है। लगातार इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में धुआं कर दिया और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जब सेना इनकाउंटर करने गई तो खुद उनके 19 जवानों की शहादत हो गई। लगातार पाकिस्तान सेना को कैसे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में।